यस सर। ओके। यस सर। तो यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, जो दिखाइए यहाँ बात की है यहाँ पे कि ये हम अगर अगर हमारे पास मेजरमेंट है इंटरनली, हम क्या मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उस सूरत में हमारे पास वोल्टेज मेजरमेंट डिवाइडेड बाय द करंट मेजरमेंट दैट इज ऑन द सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर्स ऑफ बोथ ट्रांसफार्मर्स. So you can just insert these two equations over here. So इस केस में हमारे पास ये जो वोल्टेज है प्राइमरी साइड मेजरमेंट है डिवाइडेड बाय द रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स, and this is the short circuit current at the primary side, and then we have the ratio of the current transformer over here. So normally हमारे पास अगर इस एग्जांपल के ऊपर हम देखें तो हमारे पास तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आ जाएगा वो 0.545. ये रेशियो है बिटवीन करंट ट्रांसफार्मर रेशियो डिवाइडेड बाय द वोल्टेज ट्रांसफार्मर रेशियो. तो आपकी जो मेजर्ड इम्पिडेंस है वो सिंप्लीफाइड हो जाएगी इस केस में कि प्राइमरी साइड का वोल्टेज क्या है, फॉल्ट वोल्टेज, प्राइमरी साइड का करंट क्या है, ठीक है, और फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें इस फैक्टर के साथ जो कि यहाँ से ड्राइव हुआ है. सो यू विल गेट द टोटल इम्पिडेंस ऑफ द सिस्टम. ठीक है. तो अब यूं कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो है प्राइमरी साइड की इम्पिडेंस है बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर होगा, या माइनस नहीं है. ओके ये मल्टीप्लाई फैक्टर है, एंड वी कैन से एट सम लेंथ x, जो भी उसकी वैल्यू किस लेंथ के ऊपर वो आ रहा है. ऑलराइट, बात समझ आ गई. तो यहाँ पे डायरेक्टली जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्राइमरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें 0.545 से, सो वी गेट द सेकेंडरी वैल्यू. सर ये 0.45 जो है आर आई और आर वी, सर ये रेशियो है आपके एग्जांपल्स के लिए है, आपने जो करंट रेशियो और वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर लिया है उसके मुताबिक. सर ये आर आई और आर वी खुद में मतलब रेशियो 600 डिवाइडेड बाय 1000 किया ना यार, 600 डिवाइडेड बाय 110, ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है कि नहीं, क्या बात समझ आई? सर मैं ये कह रहा हूँ सर कि आर आई और आर बी क्यों कर रहे हैं सर यहाँ पे? देखिए आपकी जो मेजरमेंट है वो प्राइमरी साइड है ना, ठीक है। तो आपने उसको सेकेंडरी साइड में मेजरमेंट लेनी है. तो नॉर्मली आपके जो वोल्टेज जो करंट गिवन होते हैं, या यानी कि जो कैलकुलेशन के लिए आसानी होती है आपने डिटरमाइन करने के लिए, अब वो प्राइमरी साइड लेते हैं, लेकिन रिले की जो सेटिंग होगी इंटरनली वो तो सेकेंडरी साइड के ऊपर होगी ना. समझ आ गई सर, समझ आ गई। ठीक है, तो वो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन उस चीज की है. अच्छा, अब इस चीज में देखें डिफरेंट सिनेरियो इसमें क्रिएट हो सकते हैं, यानी कि अब R/X रेशियो जो प्लॉट है उसके लिहाज से अगर आप देखें तो हो भी सकता है कि हमारे पास जो फॉल्ट है वो बोल्टेड फॉल्ट हो, जैसे कि 3 फेज फॉल्ट सर्किट विदाउट इम्पिडेंस, यानी कि मेटेलिकल फॉल्ट आएगा हमारे पास. और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि हमारे पास रेजिस्टिव फॉल्ट आए, यानी कि कोई दरख्त वगैरह गिरने की वजह से या कोई किसी चीज़ की वजह से उसमें रेजिस्टिव फॉल्ट हो, तो वो दोनों में हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है. तो दिस इज आवर नॉर्मल कंडीशन. तो अगर हम इसको R/X प्लॉट के ऊपर देखें, द फॉल्ट डिस्टेंस कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द रिएक्टेंस. तो ये वाली बात है, रिएक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर ले, इम्पिडेंस की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमें पता चल जाएगा कि फॉल्ट की लोकेशन क्या है. अदर वे अराउंड अगर आप ये देखें, वी हैव दिस R/X प्लॉट फॉर दिस रिले. नॉर्मल कंडीशन में जो आपके पास जो रेशियो होता है इन दोनों का वो कम होगा. ठीक है. सो योर नॉर्मल ऑपरेटिंग पॉइंट जो एक्चुअल मेजरमेंट होगी दैट वुड बी एट दिस लोकेशन, बिकॉज इसमें जो डोमिनेंट पार्ट होता है वो लोड की रेजिस्टेंस होगी. ठीक है, अगर एक्टिव पावर फ्लो हो रही है सिस्टम में तो एक्टिव पावर रिप्रेजेंट करती है आर को. तो अगर जब आर की वैल्यू इस केस में हमारे पास ज़्यादा है और जो रिएक्टिव पार्ट है यानी कि जो रिएक्टेंस ऑफ द केबल होगी या इन फीड भी अगर आप कर रहे हैं करेक्टिव पावर, तो दैट इज क्वाइट कंपैरेटिवली लेस, वी कीप दैट लेस एज वेल, क्योंकि सिस्टम वरना आपका ऑपरेट नहीं कर पाता. तो इस वजह से आपके जो एक्स की वैल्यू भी काफ़ी कम होगी.
So this represent the your normal operation point on RX प्लॉट के ऊपर, ठीक है। लेकिन जब मेटेलिक फॉल्ट आएगा तो उस वक्त आपकी जो प्राइमरी इम्पिडेंस है ये बाईपास हो जाएगा लोड। सो और आपकी जो प्योर इम्पिडेंस होगी दैट बेस ऑन द ट्रांसमिशन लाइन इम्पिडेंस। तो इस चीज के ऊपर हमारे पास वी कैन से दिस इज अ लीनियर कर्व, और ये इसका जो स्लोप होगा वो डिपेंड करेगा x बाय आर या r बाय x कह लें इसको, या तो आप r बाय x कह लें, डजंट मैटर। ये रेशियो होगा इस ट्रांसमिशन लाइन की रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का, और थ्रू दैट वी कैन कैलकुलेट बेसिकली ये जो स्लोप है, लाइन का स्लोप है, वो डिटरमाइन करेगी। अब होगा क्या, जब फॉल्ट इस लाइन के ऊपर आएगा डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन के फॉल्ट इस पॉइंट के ऊपर है या इस पॉइंट के ऊपर है, तो उस सूरत में आपकी जो ये फॉल्ट पॉइंट है या ये सर्कल को अगर आप फॉल्ट पॉइंट को कंसिडर करें, सो दैट ट्रेवल ओवर दिस लाइन, सो इट मूव फ्रॉम अपवर्ड डाउनवर्ड डजंट मैटर, यानी कि इस लाइन के ऊपर जो है वो मूव करेगा, ठीक है। अगर आपके पास लेट्स से रीच पॉइंट, अगर आप कहना चाहें कि हमारा रीच पॉइंट है ये वाला पॉइंट, तो अगर इस पॉइंट से नीचे अगर फॉल्ट आ रहा है तो वी से द फॉल्ट ऑन द लाइन, वी कैन से दिस कंडीशन, और इफ वी से इफ दिस वैल्यू से हायर है तो वी कैन से द फॉल्ट इज ऑन द नेक्स्ट लाइन। बाज़ दफ़ा इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हमारे पास इस कंडीशन के ऊपर रेजिस्टिव फॉल्ट आ जाए कि फॉल्ट हो और उसकी इम्पीडेंस, जैसे हमने शॉर्ट सर्किट एनालिसिस में देखा था RF फॉल्ट कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास जो स्लोप मेटालिक जी सर, ये मेटालिक फॉल्ट वाला सर दोबारा रिपीट करेंगे सर? पहले बात पूरी होने दो। अच्छा, यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास रेजिस्टिव फॉल्ट अगर आता है तो उस सूरत में अगर हम ये नोट डाउन कर सकते हैं कि हमारी जो R की जो वैल्यू है वो डिफर कर जाएगी जो रेजिस्टेंस ऑफ द केबल है। सो वी हैव द पॉइंट एट, यानी कि जो उस वक्त हो अगर रेजिस्टिव फॉल्ट है तो जो हमारा जो लोकस पॉइंट अगर हम इसको कहें, जो मूवमेंट पार्ट है वो इस लाइन के ऊपर से हट के थोड़ा ऑन दिस साइड आ जाता है। तो जब आप जोन सिलेक्शन करते हैं इस केस में, तो वी डिफाइन सम रेंज, वी कंसीडर दिस डेविएशन एज वेल। तो एक्चुअली इन रियल सिनेरियो में हमारे पास जो फॉल्ट का जो लोकस पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर ट्रेवल नहीं करता। इसी तरीके से ये आल्सो डिपेंड करता है कि फॉल्ट 3 फेज है या सिंगल फेज है, तो उस सूरत में भी ये थोड़ा सा डाइवर्ज कर सकता है। लेकिन थ्योरेटिकली बात अगर हम कहें तो इसकी जो बिहेवियर होगा चेंज ऑफ द इम्पिडेंस, दैट वुड बी द लीनियर। मेटालिक फॉल्ट और रेजिस्टिव फॉल्ट में फ़र्क सिर्फ कोई इतना ख़ास नहीं है, वो ये फ़र्क है कि अगर हमारे पास ये जो लाइन है, ये लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो लाइन की इम्पिडेंस है R बाय X, ठीक है, ये R बाय X कर लें रेशो, ये इसका स्लोप को डिटरमाइन करती है, लाइन के स्लोप को। अब जैसे जैसे हमारे पास इस डिस्टेंस जो है वेरी करता है फॉल्ट का, हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं वो वेरी करते हैं अलोंग दिस लाइन के ऊपर, ठीक है। बेस्ड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द फॉल्ट वी कैन डिटरमाइन कि हमारे पास जो फॉल्ट है ऑन द लाइन है, या यानी कि अदर लाइन है, नेक्स्ट लाइन के ऊपर है, या हमारी जो लाइन जो प्राइमरी लाइन है जिसको हमने प्रोटेक्ट करना है उसके ऊपर है। आपका जो लोकस पॉइंट अगर आप कह लें कि जो लीनियरली बिहेवियरली आपने जो उसकी इम्पिडेंस की वैल्यू को चेंज करना है बेस्ड ऑन द लोकेशन, वो डिस्टर्ब हो सकता है डिपेंडिंग, अगर आपके पास जो फॉल्ट है वो प्योर मेटेलिक फॉल्ट नहीं है, अगर उसमें हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ जाती है, फॉल्ट रेजिस्टेंस आ जाती है, तो उस सूरत में हमारे पास जो है R की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो वो इस लाइन को फॉलो नहीं करेगा, दैट विल गो अ लिटिल बिट ऑन द राइट साइड, ठीक है। ऑलराइट, यही एम्पीडेंस चीज, रिले की सॉरी एम्पीडेंस रिले के बाद मतलब के रेफरेंस से बात हो रही है ना सर? जी, इम्पिडेंस के लिहाज से बात हो रही है ना। एम्पीडेंस रिले
क्योंकि सर ये जो प्लॉटिंग है मेरे ख्याल में सर एमपीडेंस रिले में इस तरह की प्लॉटिंग होती है, उसी लिहाज से मतलब आप समझा रहे जी थे। हम डिस्टेंस रिले को देख रहे हैं, डिस्टेंस रिले इज ए इम्पीडेंस रिले। वो असल में रिएक्टेंस रिले जो थी सर, वो भी मेरे ख्याल में प्लॉटिंग थोड़ी इस तरह से मैंने कंफर्म करना चाह रहा था। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि व्हाई वी हैव टू सेपरेट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ पे जब भी हमने बात की तो हम डिस्टेंस मेजरमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं और ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि फॉल्ट की लोकेशन क्या है, और हमने फॉल्ट जो है किस केबल के ऊपर, मतलब डिटेक्ट करना है किस केबल के ऊपर फॉल्ट हमारे पास आया है, ताकि वही इंटरसेप्ट है। लेकिन यहाँ पे एक बात और की थी कि हमने डिस्टेंस डायरेक्शन भी मेजरमेंट करनी है। अगर मोस्ट केसेस में आपके पास फॉल्ट इस रिले के करीब नहीं है, ठीक है, इट्स बिट फार, तो उस सूरत में आप जो है डायरेक्शन जो है इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं थ्रू द करंट डायरेक्शन। लेकिन ये एक प्रॉब्लम है उसमें कि अगर हमारे पास जो फॉल्ट है क्वाइट क्लोज टू दिस रिले आ जाए, यानी कि इस केस में हमारे पास जो फॉल्ट है दैट इज ऑन दिस साइड, तो ये डिटरमाइन करना मुश्किल है कि फॉल्ट रिवर्स डायरेक्शन में है या फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि उस सूरत में हमारा वोल्टेज जो होते हैं वो क्वाइट क्लोज टू जीरो चले जाते हैं। ठीक है, सो इसके लिए हमें सेपरेट मेजरमेंट यूनिट लगाना पड़ता है, जिसमें हम डायरेक्शन ओवर करंट रिले को भी कंसीडर कर सकते हैं, या करंट रिलेज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए। So basically the direction can be determined from the distance measurement, but the problem in certain cases close in fault, यानी कि इस पॉइंट के पास अगर फॉल्ट क्लोज हो तो उस वक्त डायरेक्शन मुश्किल होती है, तो उस सूरत में हमने रिक्वायर्ड करते हैं कि सेपरेट डायरेक्शन डिसीजन हम उसमें करें। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यस सर। ऑलराइट, अच्छा अब इसमें एक और चीज देख लेंगे, जोन डिस्टेंस जोन हम जो सिलेक्ट करना चाहते हैं किस चीज़ों पे बेस करता है। द टारगेट वही है कि जब हम जोन सेलेक्ट करते हैं कि जिस मीन्स के व्हेन इम्पीडेंस मेजरमेंट इज इन जोन 1 एंड टाइम 1, यहाँ पे टाइम ग्रेडिंग भी की जाती है। टाइम अगर फास्ट या प्राइमरी प्रोटेक्शन अगर आप बात करें तो वो तकरीबन 0 मिली सेकेंड से मुराद आपका 60 मिली सेकेंड या 40 मिली सेकेंड ही है कि उस टाइम पीरियड में वो ट्रिप करेगा। तो दिस मीन्स अगर इट डिटेक्ट दैट आई एम इन दिस जोन 1, सो आई शुड, यानी कि रिले जो है वो शुड गिव द कमांड टू ट्रिप। अच्छा, अब जोन सिलेक्शन जो टिपिकल वैल्यूज अभी आगे जाके भी देख लेंगे डिटेल में क्या है। नॉर्मली जो ये जोन सिलेक्ट की जाती है, अगेन उसमें देखा जाता है कि अगर आपके पास रेजिस्टिव फॉल्ट आ जाए तो क्या पोर्शन आपने मार्जिन देना है। ठीक है, ये जो मार्जिन है आपके पास उस रेजिस्टिव फॉल्ट के लिए है, प्लस आपका अगर अर्थ फॉल्ट या रिजर्व लाइन जिसे कह लें उसका वो मार्जिन है। ठीक है, ताकि जो एरर ऑफ टॉलरेंस है फॉल्ट की कंडीशन की वजह से वो भी कंसीडर किया जाए। तो टिपिकल जो वैल्यू सेट की जाती है R1, अगर बेसिक प्राइमरी सेटिंग की बात करें, जो टोटल लाइन की रेजिस्टेंस है उसका 80 to 90% लिया जाता है फॉर दिस रीच पॉइंट, एंड फॉर X this would be this one, and for R it is also 80 to 60% of the line resistance and resistance reserve, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो दिस वुड बी आवर रीच पॉइंट 80% to 90%। सो उसके अलावा अगर आपने लाइन जो अर्थ फॉल्ट के लिए कैलकुलेट करना है, तो अर्थ फॉल्ट की जो इम्पिडेंस है उसकी भी आप 80 to 90% जो है टोटल इम्पिडेंस के उसको रीच पॉइंट को सेट करते हैं। सो दैट वुड बी योर जोन 1 सेटिंग। ठीक है जी, बात समझ आई? नहीं सर, नहीं, थोड़ा सा एक दफा फिर समझा दें प्लीज। क्या चीज समझ नहीं आई? सर ऊपर से चली गई, सारा ही समझ नहीं आया। बताओ जोन क्या होता है? सर जोन जो भी रीच पॉइंट होता है एक रिले जहां तक रीच करती है वो उसको जोन हो गया सर। जोन की सर ये डेफिनेशन, जोन की डेफिनेशन दो ना। सर एक सर जोन जहां तक एक रिले रीच करती है सर, यानी एक कि जहां वो तक हम एरिया जहां पे रिले ट्रिप करे। सर एक ठीक है ना? हाँ, अब ये रीच पॉइंट या इसकी बाउंड्री
ये बाउंड्री है, ठीक है, सही बता रहे हो। रिजर्व 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 का बता दे सर काइंडली, एक दफा रुक तो बता जाओ दे ना, भाई। पहले बात तो कंप्लीट करने दो ना। ये बाउंड्री है हमारे पास, अब ये बाउंड्री कैसे सेट होगी? कैसे मतलब सर आप कह रहे हैं हाउ एक हाउ डू वी डिफाइन द जोन 1 बाउंड्री? सर जो भी रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस जो भी हम उसकी सेट करते हैं कि यहाँ तक, या उसकी डिस्टेंस जो है कैसे सेट करेंगे, किस बेस के ऊपर लाइन, डिपेंड करेगा? सर रेस से आगे जितना भी सर उसका लेंथ है सर या उसकी तो सर पास। करंट के हिसाब से या फिर टाइम के हिसाब से सेट करेंगे। सर यार अभी रेजिस्टेंस और 3-4, रिएक्टेंस के साथ सर हाँ बताओ ना, कौन सी किसकी 80 रेजिस्टेंस टू रिएक्टेंस 90 है? लाइन की लाइन रेजिस्टेंस की और भाई, रिएक्टेंस। अगर ये एक लाइन है, इसके मैंने अभी पिछली एग्जांपल में बताया, अगर ये 10 ओम की टोटल इम्पिडेंस दे रहा है फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट, तो ये 80%, अगर दोनों रेजिस्टेंस रिएक्टेंस दोनों अगर आप ले लो प्लस जे एक्स है, लेट्स अज्यूम ये 10 ओम है और लेट्स अज्यूम ये 1 ओम है, तो ये वाला पॉइंट लेट्स से मैं कहता हूँ 80% है, तो 10 का 80% क्या होगा? 8। तो ये 8 ओम होगी, और आर सॉरी उल्टा बता दिया, यहाँ पे 8 ओम यहाँ पे आएगी, ठीक है, और आर का 80% क्या होगा? 0.8 ओम, तो ये 0.8 आएगी। ये है सिंपल सी। बाकी रह गया रिजर्व लाइन का। रिजर्व लाइन से मुराद ये है कि मैंने कहा था कि अगर हमारे पास रेजिस्टिव फॉल्ट आता है, तो उस सूरत में जो टोटल फॉल्ट की इम्पिडेंस होगी वो क्या बनेगी? एग्जाम्पल के तौर पे 1 ओम हमने लिया था प्लस 10 ओम लिया था। अगर मैं कहता हूं मेरा रेजिस्टिव फॉल्ट है 2 ओम का, बस क्वाइट क्वाइट लार्ज वैल्यू मैंने ले लिया, मेरे ख्याल से ये वैल्यू भी मैंने कम ली हुई है। एनी हाउ जस्ट टेक दिस एग्जाम्पल। तो इस सूरत में मेरे पास जो है 80% अगर मैं लेता हूँ 0.8 तो लाइन की हो जाएगी, प्लस मुझे 2 ओम्स करना पड़ेगा तो 2.8 ओम हो जाएगी। लेकिन अब ये प्रॉब्लमेटिक है इस सेंस में, इस एग्जाम्पल में, क्योंकि ये 1 से ज़्यादा हो गई है, तो ये प्रॉब्लम है। यानी कि अगर हम इसमें r/x एग्जाम्पल सही नहीं है बेसिकली, इतनी ज़्यादा डेविएशन नहीं होती, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट समवेयर हेयर क्वाइट क्वाइट फार फ्रॉम दिस लोकस पॉइंट बिकॉज ऑफ द रेजिस्टिव फॉल्ट, उसकी वजह से हमारे पास ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने इस तरह के लिए कि वो रफ उसमें कैलकुलेशन में काफ़ी डाइवर्ज्ड वैल्यू आ रही हैं, बट एनी हाउ द कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट। ठीक है, बात समझ आई? जी अच्छा, दूसरा इसमें ये है कि हमारे पास ये जो पार्ट है, ये मैंने अर्थ फॉल्ट के लिए विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टिव फॉल्ट जो होता है, क्योंकि वो हमेशा जो सिंगल फेस जो ग्राउंड न्यूट्रल वायर या ग्राउंड वायर के साथ जो फॉल्ट आएंगे, उसमें ग्राउंड के रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस एलिमेंट लगा जो होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, वो प्राइमरीली डिपेंड करता है आर के ऊपर। तो उसमें मेनली आपके पास जो आर की वैल्यू में शिफ्ट उसमें क्रिएट होगा। ठीक है, ऑलराइट, व्हाई वी नीड सेवरल जोन। अब हम ये देख सकते हैं कंपेयर टू ओवर करंट रिले, हमारे पास इसमें जोन सिलेक्शन इज रिलेटिवली इजी है कि हम इसमें सिंपल इम्पिडेंस को मेजर कर लें, तो हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये प्राइमरी प्रोटेक्शन अगर करनी है या हमने बैकअप प्रोटेक्शन करनी है। एक तो इसमें ग्रेडिंग हमारे पास हो जाती है बेस ऑन द इम्पिडेंस वैल्यू प्लस बेस ऑन द टाइम एज वेल। तो जोन से मुराद ये कि
अगर यहाँ पे मैंने इम्पीडेंस कैलकुलेट कर ली, फॉर एग्जांपल 1.2 ohms है, तो द क्वेश्चन इज व्हेन शुड आई ट्रिप। बेशक 1.2 है, मैं 1.2 के ऊपर फास्ट भी ट्रिपिंग कर सकता हूँ, आई कैन डू दैट, लेकिन इसकी सेटिंग फिर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। तो रीच पॉइंट अगर हायर है तो इसका मतलब ये है कि बैकअप टाइम के लिए मैं सेट कर सकता हूँ लेट्स से 230 मिली सेकेंड, यानी कि या 150 मिली सेकेंड का टाइम ग्रेडिंग डिफरेंस अगर हम डाल दें तो उस सूरत में भी हमारे पास यहाँ पे बैकअप प्रोटेक्शन स्कीम अप्लाई हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें डिफरेंट अगर बैकअप प्लान करना है तो हमारे पास इस जो R/X रेशियो है उसमें मल्टीपल जोन्स कर्व जो है प्लॉट हो सकते हैं आसानी से। उसकी शेप कुछ इस तरीके से होगी। सो दैट वुड बी आवर प्राइमरी जोन, यानी जोन 1 कह लें, दैट वुड बी आवर सेकेंडरी जोन, जोन 2, और दैट वुड बी जोन 3 एज वेल। अब इसमें ये भी देख लें कि रिगार्डलेस के यहाँ ईच ब्रांच के ऊपर लोड कितना है, क्योंकि नॉर्मली जो ओवर करंट रिले होती हैं वो करंट के ऊपर डिपेंड करती हैं, ओवर करंट रिले। तो हो सकता है इस ब्रांच में करंट डिफरेंट हो, इस ब्रांच में करंट डिफरेंट हो। सो इस रिले को अगर बैकअप प्रोटेक्शन देना है इस इन दीज टू रिलेज के लिए, और रादर इन दीज टू रिलेज के लिए, तो इसमें सिग्निफिकेंटली करंट की जो डेविएशन होगी वो डिटरमाइन करनी पड़ेगी कि अगर इस पॉइंट के ऊपर फॉल्ट है या इस पॉइंट के ऊपर फॉल्ट है तो दोनों में अमाउंट ऑफ करंट जो है वो डिफरेंट फॉल्ट होगा। लेकिन अगर हम डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले लेते हैं तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और दैट पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट आपका जो टिपिकल जो डिस्टेंस है वो तकरीबन एक ही होगा। ठीक है, कि लेट्स अज्यूम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ये बेसिक हमारे पास 10 ओम की है टोटल, इसकी जो टोटल लेंथ है वो 20 है और इसकी है 10 ओम लेट्स से टोटल। अब मैं ये कहता हूं कि जो मेरा जोन नंबर 2 है, फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट, अगर मैं ये लूप क्रिएट करूं, मैं ये कहता हूं फ्रॉम दिस मेजरमेंट पॉइंट टू दिस पॉइंट मेरे पास जो लेंथ है वो तकरीबन 120% हो जाए, यानी कि फर्स्ट जोन मेरा 80% का है और सेकंड जोन मेरा 120% का है। ठीक है, तो 100% तो मेरे पास हो गई फॉर दिस केबल, तो मैं कर दूंगा 10 ओम प्लस 20% इसकी एक्स्ट्रा, 10 ओम की 20% एक्स्ट्रा मैं चाहिए होगी। तो 10 का 20% निकालने एक्स्ट्रा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये 12 ओम जो है ये रीच पॉइंट हो जाएगा, कि अब ये कैलकुलेट कर सकते हैं 12 ओम दूसरी केबल से कितने डिस्टेंस के ऊपर है। सो वी कैन डिटरमाइन दिस पॉइंट के ये लाइन के कितने बैकअप के ऊपर ये प्रोटेक्शन दे सकती है सेकंड जोन। दिस कुड बी वन ऑफ द वे ऑफ डिजाइनिंग, यानी कि अगर आप दो ब्रांचेस अगर आपके पास हैं तो उस सूरत में अगर फॉल्ट इसके इस लोकेशन के ऊपर होगा, अगर ये 20% हायर पे है तो ये इसका बैकअप प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर देगी। एंड इसी तरीके से अगर यहाँ पे हमारे पास 120 टाइम ये 20% एक्स्ट्रा केबल, ये इस केबल की 20% एक्स्ट्रा होगी, इस केबल की तो नहीं, खैर यहाँ से डिस्टेंस मेजरमेंट हो रही है, तो उस सूरत में आपके पास ये दोनों केबल्स के ऊपर जो है बैकअप प्रोटेक्शन जो असाइन हो सकती है विद द सेम वैल्यू। ठीक हो गया? ऑलराइट, यही चीज यहाँ पे डिफाइन की है इस डायग्राम के अंदर। इस चीज को गौर से करें, जोन 1 है,
लेट्स अज्यूम कि जो टोटल लेंथ है इस केबल की, या आप टोटल इम्पीडेंस x1 यहाँ पे आप डिफाइन कर रहे हैं, या रीच पॉइंट अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं यानी कि उसके लिहाज से, तो ये कहते हैं कि टोटल अगर मेरे पास x1 है तो उसके मैं 15% लेस के ऊपर ये जोन सेट कर रहा हूँ, यानी कि इसकी जो प्राइमरी प्रोटेक्शन होगी ओनली दिस जोन के अंदर होगी। और फॉर जोन 2 व्हाट डू आई नीड मींस, अगर मैं कहता हूँ इन दोनों केबल्स के जो भी पॉइंट्स है वो 50% से ज़्यादा हो, तो 15% यहाँ पे और फिर 15% यहाँ पे हो जाएगा, तो उस लिहाज से जो x2 होगा जोन 2 की जो सेटिंग बनेगी, ठीक है, दैट विल बी अप्रोक्सीमेट 1.15 टाइम्स x1, मींस एटलीस्ट जोन 2 को हम इस तरह सेट करते हैं कि इसकी वैल्यू जो है x1 के 1.15 टाइम्स हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे अदर वे अराउंड अगर आपने कंसिडर करना है, इन दोनों की इम्पिडेंस को भी कंसिडर करना है, तो इसी फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है। तो एक तो ये आपके पास ये प्राइमरी का 100% है, ये जोन 2 की सेटिंग हो रही है, प्लस जो आपका x2 है, जो भी दो ब्रांचेज हैं उसकी इम्पिडेंस, लेकिन इसमें जो x2 है देखा जाएगा यहाँ पे स्मॉलेस्ट रिएक्टेंस ऑफ द लाइन, कि ये वाली केबल लेनी है कि ये हमने ये वाली वैल्यू लेनी है। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे जब जोन 3 में आएगा तो यहाँ पे इसके लिए दूसरी ब्रांच जो है स्टार्ट हो जाती है, तो मतलब कैस्केडिक फॉर्म में एक प्रॉब्लमेटिक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे पैरेलल ब्रांच को तो हम जोन में डाल सकते हैं, लेकिन जब आप थर्ड ब्रांच में जाएंगे यानी कि इस पॉइंट के ऊपर जाएंगे तो हमें उसको जोन 3 की ब्रांच में ऐड करना पड़ेगा ताकि जो सिलेक्टिविटी है वो इंश्योर हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से हम ये लेते हैं कि स्मॉलेस्ट रिएक्टेंस हो इन दोनों ब्रांचेस में से जिसकी, so that will be the value of x2 and then we multiply यानी we take 90% of it value, complete value 90% ले लेंगे, और इसमें हमने इंश्योर कराना है कि एटलीस्ट हमारे पास जो जोन 2 है वो एटलीस्ट जो x1 की जो इम्पिडेंस है उसके तकरीबन 1.15 टाइम्स ज़्यादा हो, ताकि जो रेंज है सिलेक्टिविटी है वो इंश्योर हो सके। ठीक है, बात समझ आ गई? यस सर। ओके, अच्छा जी, दूसरी चीज़ अब मेजरमेंट के ऊपर थोड़ा डिटेक्ट करते हैं कि जी डिटेक्शन कैसे डिटेक्ट करते हैं कि जी हमारे पास ट्रिपिंग कमांड कब देनी है और उसकी मेजरमेंट ब्लॉक्स क्या हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास 6 मेजरमेंट होंगी, सो वी हैव द 6 मेजरमेंट ओवर हियर। डिस्टेंस रिले है हमारे पास लाइन टू अर्थ फॉल्ट के लिए, दिस इज आल्सो लाइन 2 अर्थ फॉल्ट, लाइन 3 अल्फा एंड सो ऑन। और हमारे पास जो फेस टू फेस मेजरमेंट वी हैव हियर, ईच measurement has its own r/x ratio। ठीक है, तो ईच रिले की अपनी एक कॉन्फ़िगरेशन, नॉर्मली आइडेंटिकल भी होती हैं ये, डिफरेंशिएट यहाँ पे सिर्फ होगा कि अर्थ फॉल्ट का क्या है और लाइन टू लाइन फॉल्ट्स की केस में क्या है, तो उसमें थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इन सब का एक r/x जो कर्व है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, वो एक कोऑर्डिनेशन हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो कंबाइन लॉजिक होगी, वी कैन हैव अ सेलेक्टिव ट्रिपिंग एज वेल, यानी कि एक तमाम के तमाम फेजेस को कमांड चली जाए ट्रिप करने की, या सिर्फ जो रिस्पेक्टिव फॉल्ट आया जिस फेज के ऊपर और सिर्फ उस रिले को हम इंटरसेप्ट करें, यानी कि सिंगल फेज फॉल्ट है तो उस केस में हमें जो हेल्थी फेज हैं उनको इंटरसेप्ट करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे जो फंक्शन क्या है, लॉजिक ब्लॉक का फंक्शन क्या होता है कि रिलीज और ब्लॉकिंग ऑफ मेजरिंग एलिमेंट, यानी कि अगर हमने रिले है उसको इंटरप्ट कमांड वगैरह देनी है, हमने डिटरमाइन करना है कि फॉल्ट की टाइप क्या है। सो इससे हमारे पास एडवांटेज ये भी हो रहा है कि
डिफाइन कर सकते हैं, डबल सर्किट फॉल है, सिंगल सर्किट फॉल है, उसकी टाइप भी डिटरमाइन हो सकती है। और इसमें स्टार्ट ऑफ टाइमर यानी पिकअप फॉल्ट डिटेक्शन करंट जो हमने जो टाइम डिलेइंग लॉजिक है वो भी इसमें इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमने अगेन मैंने यह बात की थी कि चूंकि हम करंट के ऊपर मेजरमेंट नहीं करते, इस पे हमें इम्पीडेंस मेजरमेंट करनी होती है, और बाज़ दफ़ा ये इम्पीडेंस जो है वो सही तरीके से कैलकुलेट नहीं हो पाती व्हेन देयर इज अ फॉल्ट नियर टू दिस रिले। तो इसमें दो चीज़ें हमने देखनी होती हैं, एक तो नियर फॉल्ट के लिए डायरेक्शन, प्लस इसमें हैवी लोड जो स्टडी स्टेट लोड है उसको भी डिफरेंशिएट हमने करना होता है। मसलन ऑब्वियसली वी हैव द करंट रिलेज ओवर हियर, तो सॉरी करंट ट्रांसफार्मर हमारे पास है, तो इसी में कुछ एक इंटीग्रेटेड पार्ट होता है जो ओवर करंट रिलेज से मुशाबत लगता है या उसकी फीचर्स को वो रखता है। तो उस सूरत में हम इसको कहेंगे कि जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन है विद ओवर करंट पिकअप करंट, यानी कि यहाँ पे जो करंट की वैल्यू को जो हमने पिकअप करनी है, आइडेंटिफाई करना है कि ये नियर फॉल्ट है या फार फॉल्ट है, यानी कि क्वाइट क्लोज टू रिले, सो वी यूज दिस ओवर करंट फीचर एंड इट इज इंटीग्रेटेड इन दिस रिले। तो उस सूरत में हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और उसी ओवर करंट फीचर को यूज करके हम हैवी लोड जो कंडीशन है कि सिस्टम 100% के करीब ऑपरेट कर रहा है या 100% से ज़्यादा ऑपरेट कर रहा है, तो उसको भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं आराम से। सो द इन्वेस्टिगेशन ऑफ हैवी लोड सिचुएशन, तो इस सूरत में होगी प्रोटेक्शन मस्ट नॉट पिकअप, तो यानी कि अगर हमारे पास हैवी लोड है तो उस सूरत में हमारे पास जो रिलेज हैं वो ट्रिप ना करें। और इसका काम ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ फॉल्ट विद लो शॉर्ट सर्किट करंट, यानी कि जो ओवर करंट रिलेज हैं वो आइडेंटिफाइबल मतलब सूटेबल हैं लो शॉर्ट सर्किट करंट के लिए, और बैक यानी कहते हैं जो रिवर्स डायरेक्शन में जो फॉल्ट आते हैं उसकी डिटेक्शन भी हो जाती है। सो हियर वी हैव टू चेक वेयर वेदर द पिकअप इज सिक्योर्ड मींस फॉल्ट रेजिस्टेंस है या बैकअप केस है, और फॉर दिस डिटेल मैंने हमें कैलकुलेशन उसमें परफॉर्म करनी पड़ती है। जी यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर। क्या ख्याल है, आगे चलें फिर इसको कंटिन्यू करें? समझ आ रही बातें? काफी है सर, समझ तो आ रही लेकिन हजम नहीं हो रही अभी सर। सर काफी डिफिकल्ट है सर। बहुत कितनी है सर स्लाइड्स आती है हैं? एक मिनट यार, 25 स्लाइड है, 18 तो हो गई हैं, कर लो पूरा कर लो, हो जाएगा। पढ़ना हमने सर। रियायत पर रियायत। अच्छा जी, यहाँ पे क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं? केयरफुल, यहाँ पे जोन प्रोटेक्शन की क्या बात है? केयरफुल सिलेक्शन ऑफ द रीच सेटिंग एंड ट्रिपिंग टाइम फॉर द वेरियस जोन ऑफ मेजरमेंट enable correct coordination between the distance relay on the power system, यानी कि यहाँ पे वही सिंपल बात है कि हमने ट्रिपिंग टाइम को और रीच पॉइंट को कोऑर्डिनेट करना है ताकि जो ट्रिपिंग है प्रॉपर या कोऑर्डिनेशन जो है प्रॉपर्ली हो जाए। So basic distance protection will comprise instantaneous direction zone 1 protection and one or more time delay zone। वही वाली बात, अगर प्राइमरी प्रोटेक्शन है तो वहाँ पे हमने इंस्टेंटेनियस यानी फास्ट बिहेवियर चाहिए, और जो दूसरे जो जोन्स होंगे उसमें टाइम डिले फीचर हमें चाहिए होगा। टिपिकली रीच एंड टाइम सेटिंग फॉर अ जोन 3 डिस्टेंस प्रोटेक्शन आर शोन इन द डायग्राम में यहाँ शोन किया हुआ है। सिंपल एग्जांपल है, वही वाली बातें जो हम पहले हम कर चुके हैं कि जोन 1 80 to 85% होनी चाहिए, जोन 2 आपका मिनिमम 120% ऑफ द प्रोटेक्टेड लाइन होना चाहिए, जोन 2 का जो मैक्सिमम है वो प्रोटेक्टेड लाइंस प्लस 50% ऑफ शॉर्टेस्ट सेकेंड लाइन, यानी कि जोन 1 में तो हम 80% लेते हैं एक प्राइमरी प्रोटेक्शन केबल को, लेकिन
जो जोन 2 होगा उसमें उस केबल की 100% हमने लेनी है प्लस 120% एक्स्ट्रा, एंड द शॉर्टेस्ट लेंथ अगर ले लिया तो उसकी 50% के ऊपर हम लेंगे। जोन 3 एफ और आर मतलब फॉल्ट लॉन्गेस्ट लाइन के ऊपर प्रोटेक्शन लेनी है और 20% ऑफ द प्रोटेक्शन लाइन के ऊपर ले रहे हैं। ये डिफरेंट ग्रेडिंग सिस्टम है, थोड़ी बहुत वेरिएशन इसमें आ सकती है, लेकिन फंडामेंटली इसका कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरीके से है। सो ठीक है, तो यह है डायग्राम है, सिंपल इसको देख लीजिएगा, वही बातें इसमें एक्सप्लेन की गई हैं। So digital and numerical distance relay may have up to 5 or 6 zones, so it can goes to up to 6 zone as well. Some set to measurement in the reverse direction. कुछ इसमें जो है हमारे पास reverse direction में भी fault को detect करती हैं। So electromechanical static relay usually have a reach setting of up to 80% of protection line impedance for instantaneous zone 1 protection. It's the same point for digital numerical distance relay. A setting of up to 85% may be safe. The results of or resulting 15 to 20% safety margin ensure that there is no risk of the zone 1 protection overreaching the protected line due to error in the current measurement. तो ये जो हम टॉलरेंस जो देते हैं बेसिकली, दोबारा आप लॉग इन कर लीजिएगा अगर 2 मिनट रह गए तो। उसके सर बाद मैं ये है कि ये बातें वही है, रिपीट हो रही है, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। यहाँ पे ये लिखा है कि अगर 15% का और 20% का हम मार्जिन क्यों देते हैं, यानी कि 85% हम क्यों रखते हैं, उसकी वजह यही है कि हमारे पास मेजरमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है वोल्टेज और करंट ट्रांसफार्मर के ऊपर ड्यू टू इनएक्यूरेसी इन द लाइन इम्पीडेंस। जो हमने डाटा हमारे पास प्रोवाइडेड है उसके डाटा में भी इनएक्यूरेसी हो for setting purpose or errors in the relay setting and measurement, so we have to set some tolerance. So that's why we do not reach in the zone 1 100%, but we reach to 85%. अच्छा जी, अदरवाइज देयर वुड बी अ लॉस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि आप जो आप कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगी, दिस इज द पॉइंट। So zone 2 of the distance protection must cover the remaining 15 to 20%. तो जैसे पहले बताया कि जो रिमेनिंग पार्ट आपने छोड़ दिया है 10 to 50%, वो कवर अप होगा जोन 2 के तहत। To ensure full coverage of the line with allowance for the source of the error, the reach setting of the zone 2 protection should be at least 120% of the protection relay. तो अब इसमें जो जोन 2 का रीच हम इस वजह से इंक्रीज करते हैं कि हमारे पास जो वही जो प्रॉब्लम है प्रोटेक्शन की इम्पिडेंस की मेजरमेंट में और करंट मेजरमेंट वगैरह में जो भी रिलेस की इनएक्यूरेसीज हैं उसको हम कंसीडर करते हुए जो जोन 2 है वो एटलीस्ट 120% होना चाहिए फर्स्ट लाइन का।